हेलो दोस्तों, स्वागत है श्री सोल में। आज हम लोग जिस टॉपिक पे पढ़ रहे थे भारतीय भूगोल में, उस टॉपिक पे आगे चलते हैं। वो था मैदानी भाग। जब भी भौगोलिक आकृतियों की बात करते हैं तो उन्हीं भौगोलिक आकृतियों में, स्थलाकृतियों में जो पढ़ रहे थे हम भारत की रचनात्मक काल, सबसे पहले हिमालय को जाना, उसके बाद मैदानी भाग को। मैदानी भाग का सैद्धांतिक पार्ट हमने कर लिया था, इसमें बताया था कि किस तरह डेवलप होता है एक मैदान। अब वो पोर्शन जहां से प्रश्न उठते हैं और प्रश्न परीक्षाओं में बनते हैं, उस पर आज हम फोकस करेंगे। वो है दोस्तों मैदानी भाग का क्षेत्र। देखिए, जब भी ज्योग्राफी हम पढ़ते हैं दोस्तों, तो ज्योग्राफी के डायमेंशन ये होते हैं। पहले तो हम सिद्धांत को जाने बोले कैसे, ये होता कैसे है, हाउ, ठीक। देन कहां, वेयर, ये है कहां, ठीक है। और इस दोनों ही पॉइंट को इंडिया के एस्पेक्ट में जान लो। जैसे बात करी हमने सिद्धांत के मैदान ऐसे डेवलप होता है, तो दुनिया के भी मैदान ऐसे डेवलप होते हैं। ये सिद्धांत हो गया, दुनिया के मैदान ऐसे डेवलप होते हैं। बोले कहां मैदान, केवल इंडिया में ऐसा नहीं, दुनिया बहुत बहुत बड़े मैदान है। ट्रेली का मैदान, पंपास का मैदान, वेल्स का मैदान, है ना, कंपोज का मैदान, ये कहां है, स्टेपीज है ना। तो ये बहुत बड़े बड़े जो घास के मैदान हैं, ये मैदान डेवलप होते हैं। उसके बाद अब इंडिया के एस्पेक्ट में ये दोनों फैक्ट्स जानने हैं। क्यों? प्रश्न दोनों से बनते हैं। सैद्धांतिक तौर पर प्रश्न ज्यादातर उन एग्जाम से बनते हैं जहां पर बौद्धिक क्षमता आवश्यक रूप से पूछी जाती है, लेकिन वहां भी फैक्ट ऐसे बनते हैं दोस्तों कि अगर पीसीएस या आईएएस में प्रश्न बनता है, उसमें स्टेटमेंट 1, 2, 3 स्टेटमेंट देते हैं। उसमें एक स्टेटमेंट सिद्धांतिक होगा, ज्योग्राफी का प्रश्न पूछेगा इस तरह का। 2 स्टेटमेंट आपके फैक्चुअल बेस होंगे, जो पूछा जाएगा कि गंगा के मैदान की अगर बात करें, मैदान कैसे बना, कि मैदान नदी द्वारा बनता है, एक स्टेटमेंट हो गया। दूसरा स्टेटमेंट गंगा के मैदान की बात करेगा तो गंगा के मैदान भावर तराई इसकी बात कर लेगा। तीसरा वो पूछेगा कि गंगा का मैदान किस राज्य में है, ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हो गई। इस तरह से बनते हैं। तो हमें सारे डायमेंशंस देखने हैं। तो आज हम दूसरे डायमेंशंस पर बात करने वाले हैं। वो ये है कि मैदान है कौन कौन से, कैसे बने हमने जान लिया, है कौन कौन से। तो हम 3 तरह से पढ़ेंगे इसको। सबसे पहले गंगा यमुना का मैदान पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद ब्रह्मपुत्र का मैदान थोड़ा सा देख लेंगे, और उसके बाद हमें क्या देखना है बताइए। ब्रह्मपुत्र हो गया, गंगा यमुना हो गया, सिंधु का मैदान थोड़ा सा देख लेना है, प्रश्न बनता है इस पे। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों गंगा यमुना के मैदान से। गंगा को 3 पार्ट में डिवाइड करके देख सकते हैं आप। ऊपरी गंगा मैदान, मध्य गंगा मैदान, लास्ट में निम्न गंगा मैदान। गंगा पूरा मैदान मिला चलती है। बात गंगा की कर रहे हैं आप, गंगा यमुना को जोड़कर ये नहीं सब गंगा यमुना लिखा है, बात गंगा ही कर रहे हैं, ऐसा नहीं है मेरे भाई। यमुना भी तो आकर के इस तरह से मिल जाती है प्रयागराज में। प्रयागराज में यमुना मिलकर के गंगा में एक हो जाती है। तो फिर गंगा यमुना स्वच्छंद नदी न रहकर के एक सहायक नदी है, और सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है। तो वो नदी तो मेन क्या था, गंगा निकली, गंगा ही जाकर के बे ऑफ बंगाल में मिल गई, तो गंगा ही नाम से जानेंगे ना, है ना। गंगा यमुना का द्वार क्षेत्र से बोला जाता है, सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है यमुना, कि निकलते गंगोत्री से, और गंगोत्री से निकल कर सीधा प्रयागराज में मिलती है। एक लंबा सफर तय करती है। उसी के बाद गंगा निकलती है कहां से, गंगा कई धाराओं से बनती है। जब नदी पड़े तो जाने निकाला नंदा भागीरथी, है ना, इस तरह से कई धाराओं से गंगा बनती है, और बन करके फाइनली उतर करके आती है गंगा मैदानी भाग में, जो टच करती है पहाड़ों को छोड़ करके, तो वो दोस्तों टच करती है हरिद्वार में। हरिद्वार में गंगा पहली बार मैदान को टच करती है, ठीक है। उसके बाद गंगा आगे बढ़ जाती है। चल, हमने 3 फेज देखे, ऊपरी, मध्य और निम्न। अब कुछ विशेषताओं की बात कर लेते हैं जो जुड़ी हुई हैं इसी गंगा के मैदान से। उन विशेषताओं को देखिए दोस्तों। सबसे पहले जैसे ही पहाड़ों से गंगा नीचे उतरती है, तो पत्थरों का साइज जो उसके साथ होता है, जो अवसाद बहा करके ला रही है, पत्थर होते हैं। पत्थर क्या करते हैं, पत्थर इस तरह से एकत्र हो जाते हैं कि जो नदी है वो क्या हो जाती है, ऊपर ना बह के उनके नीचे बहना शुरू कर देती है, मतलब नदी विलुप्त हो जाती है, ठीक। उसके बाद जब
नदी पुनः प्रकट होती है तो दलदली टाइप का एरिया बनाती है, फिर नदी मैदानी भाग में आ जाती है स्वच्छंद रूप से, और आगे चल के खादरों का निर्माण करती है और भावरों का निर्माण करती है। ठीक है, सबसे पहले नदी उतरी, यहाँ पे ये बोल्डर्स थे, पत्थर थे, तो इतने ज्यादा इकट्ठे हो गए, ये डिपॉजिट हो गए कि नदी इसके ऊपर से ना बह करके इसके नीचे बहने के लिए मजबूर हो गई। फिर नदी यहाँ चली, ये दलदली क्षेत्र बन गया। क्यों? मृदा ऐसी है जो मृदा पानी की कैपेसिटी को ज्यादा होल्ड नहीं कर सकती, दलदली क्षेत्र बन गया, उसके आगे बाहर निकल गई। तो भावर, तराई, दो तो समझ गया, तराई का क्षेत्र जहां पे पुनः नदी प्रकट होती है। अब बात कर लेते हैं बांगर की। ठीक है, भावर और तराई समझ ली, अब बात कर लेते हैं बांगर की। तो दोस्तों बांगर को दो तरह से जाना जाता है, एक होता है खादर, एक होता है बांगर। अब खादर तो सुने होगा, ठीक, चंबल के डकैतों के बारे में सुना, तो चंबल की खादरों में रहते हैं। खादर का मतलब होता है नदी जहां रिसेंटली मिट्टी छोड़ती है तो वहां टीले बन जाती है। जहां नदी रिसेंटली मिट्टी छोड़ती है वहां टीले बन जाते हैं, मिट्टी के ऊंचे नीचे टीले, उसे कहते हैं खादर का क्षेत्र। जमुना की खादर है ना, चंबल की खादर भाई विश्व प्रसिद्ध रही है। क्यों? चंबल की खादरों का उपयोग डकैतों ने नहीं किया, और डकैतों का एक लंबे समय तक राज चला हुआ। क्यों? क्योंकि भौगोलिक स्थिति से डकैत अच्छी तरह वाकिफ थे, और जो पुलिस वहां पॉइंट ढूंढ जाती थी वो बाहर के क्षेत्रों से गई है या वहां से नियुक्त हुई है, तो वो अच्छी तरह से वाकिफ नहीं थी। इस तरह से बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा जमुना के खादरों में। तो खादर समझ सकते हैं, खादर कभी भी आपको याद करने में दिक्कत नहीं होगी कि डकैत कहां रहते थे, नदी के किनारे। अब नदी के किनारे क्यों? पानी का संसाधन चाहिए था, नदी के किनारे डकैत रहते थे, तो खादर कहां मिलेगा? नदी के बिल्कुल किनारे, बिल्कुल पास में, मतलब ये नवीन जरूर है, नवीन मिट्टी है, नदी किनारे है ना, नवीन मिट्टी है। ठीक है, कुछ दिनों बाद ये जो मिट्टी है थोड़ा पुराना हो जाएगी, जो करके खेत बन जाएंगे, तो यही खादर किसमें चेंज जाती है दोस्तों? बांगर में। बोले सर ये अलग अलग नाम क्यों लेती है? क्योंकि ये उच्चावच जैसा एरिया है खादर, और बांगर जोत करके उसको समतल कर दिया। दूसरा, नदी ने जहां अभी अभी मिट्टी डिपोजिट की है तो खनिज लवण कहां ज्यादा होंगे? जहां अभी डिपोजिट की है या जहां कृषि हो रही है काफी सालों से, बताइए। बिल्कुल सही, जहां अभी डिपोजिट की है मिट्टी वहां खनिज लवण ज्यादा होंगे ना, खनिज लवण यहां ज्यादा होंगे। और जहां पहले डिपोजिट हो चुकी वहां पे पौधे लगाए मिट्टी से और कृषि की, तो कृषि की जड़ों ने खनिज लवण को निकाल लिया, मतलब खनिज लवण यहां उसकी अपेक्षा कम होंगे। समझ पाए दोनों को? चल ठीक है, एक टाइप को जान लो, उसको बोलते हैं भुर। ये भी एक मिट्टी होती है, लेकिन ये जमुना की खादर है, गंगा की खादर है। इसी तरह की खादरों का आप बुंदेलखंड में देखिए, बुंदेलखंड वह एरिया है जहां मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में पड़ता है। हवा द्वारा निक्षेपण से क्या होता है कि मिट्टी में नमी की कमी हो जाती है और हवा उसे उड़ा के ले जाती है, बहुत ही बारीक रेशे होते हैं, उसी मिट्टी को कहा जाता है भुर। तो कहा जाता है भुर की प्रोसेस है वो किसके थ्रू होती है? ये भुर की प्रोसेस हवा द्वारा निक्षेपण से होती है। समझ में आया? चला आगे बढ़ते हैं, एक चीज को जान लेंगे, रेह और कलर। ठीक है, रेह क्या है तो कलर क्या है? देखो, जैसे राजस्थान के विकास में ये मानते हैं कि इंदिरा गांधी नहर निकली तो काफी विकास हुआ, लेकिन नहर तो निकल गई, समस्या ये हुई कि किसान उसके दुरुपयोगों से परिचित थे। उससे दुरुपयोग कैसे? वो ऐसे ही कि जब पानी आया तो उन्होंने ज्यादा पानी कृषि में इस्तेमाल करने की कोशिश की वहां, और हुआ ये कि मिट्टी स्लाइन हो गई कई जगह। स्लाइन का मतलब नीचे से नमक की चादर ऊपर आ गई। जितना जहां की मिट्टी को पानी आवश्यक है उतना ही वहां देना चाहिए। जैसे जलोढ़ मिट्टी पानी को सोख लेती है, वो उसका फिनोमिनन है। काली मिट्टी पानी को भर के रखती है, तभी वहां पे सबसे ज्यादा धान उगाए जाते हैं, धान के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। ठीक है,
और चाय की खेती कहाँ की जाती है? पहाड़ों पे। क्यों? ज्यादा पानी नहीं चाहिए। तो पानी चाहिए डेली, लेकिन पानी का भराव नहीं चाहिए, तो पानी उतरता नहीं। भराव नहीं चाहिए, सब पानी चाहिए, पानी एक्सेप्टेबल, को भराव नहीं चाहिए। इसलिए पहाड़ों पे क्या होता है? चाय की खेती होती है ना। इसी तरह से दोस्तों, तो क्या हुआ कि प्रोसेस ये हो गई कि मिट्टी स्लाइम हो गई। बड़ी समस्या हो गई, मिट्टी स्लाइम हो गई। जब रिसर्च उस पर किया गया तो पता चला कि ज्यादा कृषि में ज्यादा पानी के इस्तेमाल से ऐसी जो है सुविधाएं निकल के आती है। तो इस नमक की चारा को दोस्तों बोला जाता है क्या? रेत या कलह। ठीक, गंगा यमुना के मैदानों से इतने ही फैक्ट आपके साथ हम डिस्कस करने वाले हैं मैदानी क्षेत्र के लेकर। हाँ, जब नदी पढ़ेंगे तब नदी को डेप्थ में जानेंगे कि नदी कहां से निकलती है, कितने राज्यों से जाती है, क्या क्या। उत्तर प्रदेश के अगर आप निवासी हैं तो फिर उत्तर प्रदेश में स्पेशली पढ़ेंगे कि भाई गंगा के किनारे कौन कौन से जिले हैं और गंगा कहां से कैसे जाती है। बिहार पीसीएस देते हैं तो बिहार के स्पेशल पढ़ेंगे। ठीक है, हर स्टडी का एक डायमेंशन है। हम अभी जिस पोर्शन की बात कर रहे हैं उसकी कुछ लिमिटेशन, कुछ डायमेंशन है। हम उसको हलवा नहीं बना देंगे, मतलब तो उसमें सब कुछ मिक्स नहीं कर देंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि सब्जेक्ट का मर्यादा नहीं पता तो फिर सब्जेक्ट पढ़ाने का फायदा है। आप यहीं खड़े होकर मैदान पढ़ा दिए, यहीं बोल दिया बिहार से निकल के यहाँ इतने जिले, यहाँ इतने जिले, तो फिर वो क्या रहा? वो खिचड़ी बन गई। हम पढ़ा क्या रहे हैं? मैदानी का। क्योंकि केवल ये प्री के लिए नहीं, मेंस के लिए भी अगर तुम्हें बात करना होगा तो तुम्हें पता होना चाहिए मर्यादा कहां तक है। मैदानी बात कर, मैदान में क्या लिखना है, फिर गड़बड़ नहीं करना ना मैं कि भाई बात कर रहे हैं मैदानी भाग, क्यों पढ़ाने लगे नदी कि नदी यहां से निकलती है, भागीरथी, अलकनंदा मिलकर के ये बना देती है प्रयाग, देव प्रयाग, ये प्रयाग। ये नदी पढ़ोगे तब जानोगे, हर चीज का डायमेंशन जानोगे कि इसकी कहां तक इसकी क्षमता है और क्या होना चाहिए। ठीक है, चलिए हम लोगों ने जान लिया इसको, चलिए खत्म करते हैं। अब हम दूसरे तंत्र की बात कर लेते हैं दोस्तों। 3 तंत्र की बात की थी ऊपर के हिस्से में इंडिया के, तो 3 तंत्र में क्या था, है ना? 3 तंत्र में क्या था? इधर ये गंगा यमुना, ठीक, इधर से ये सिंधु वाला, और तीसरा नॉर्थ ईस्ट में क्या था? ब्रह्मपुत्र। ये कैसे आ जाती है? ठीक है, 3 तंत्र की बात की थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब बात कर ले रहे हैं दोस्तों ब्रह्मपुत्र की, मैदान के ऊपर बात करेंगे केवल। ब्रह्मपुत्र की खासियत ये है, सबसे ज्यादा अवसाद लेके चलती है, सेडिमेंट बहुत ज्यादा लेके चलती है, बहुत ज्यादा बड़ा एरिया घेर के चलती है। समझ, इसका बहाव का एरिया ज्यादा बड़ा है। जैसे गंगा बहती है, मान लीजिए गंगा ऐसे बहती है, इसकी चौड़ाई सपोज करिए कितना है ऐसा कि मान लेते हैं 500 मीटर। ये 500 मीटर में ऑन एवरेज गंगा बहती है, कहीं पे 2 किलोमीटर भी है तो कहीं पे कम भी रह जाता है। हम मान लेते हैं 500 मीटर में गंगा ऑन एवरेज बहती है। ठीक है, अगर ब्रह्मपुत्र की बात करोगे तो ब्रह्मपुत्र का जो ये है ब्रेथ है वो कितना हो जाएगा? 2 से 3 किलोमीटर। और कई जगह तो इसकी चौड़ाई है वो इतनी बढ़ जाती है दोस्तों कि ये अपनी नदी के अंदर नदी द्वीप बना देती है, नदी द्वीप बना देती है, नदी द्वीप का निर्माण कर देती है। इसको पढ़ने का सबसे बड़ा कारण यही है, इसके नदी द्वीपों के बारे में जानना, नदी द्वीपों के बारे में जानना। फैक्ट का इंपॉर्टेंस ये है कि ये दुनिया के लिए इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली इंडिया। वो इस वजह से कि नदी द्वीप माजुली जो ब्रह्मपुत्र का है दोस्तों, माजुली नदी द्वीप है। तो देखिए ये समुद्र है, समुद्र के बीच में जो मेनलैंड है इसको द्वीप बोल देते हैं, लेकिन यही प्रोसेस है, लेकिन जगह समुद्र ना होकर के नदी है तो हो जाता है नदी द्वीप। ठीक है दोस्तों, नदी द्वीप। अब दूसरी नदी द्वीप है ना, ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली है। और रिसेंट माजुली कहाँ है? पहली बार आपसे पूछ जाएगा, माजुली असम में है। क्यों? ब्रह्मपुत्र का ज्यादातर भाग असम में है। और दोस्तों माजुली को असम का पहला जिला घोषित कर दिया गया है, जो नदी जिला है। ये देश का ही नहीं, दुनिया का पहला नदी जिला है। इसको असम गवर्नमेंट ने जिला घोषित कर दिया है माजुली को। ठीक है, एक डिस्ट्रिक्ट है ये। ठीक, ब्रह्मपुत्र से लेकर के इतने फैक्ट हम लोग का खत्म होता है। चलिए अब एक बात कर लेते हैं दोस्तों, किसके बारे में? हम अब बात करेंगे आपके साथ में सिंधु के बारे में। सिंधु की बात करेंगे, दैट नेम इंडस। ओके,
यहां से प्रश्न जो ज्यादा बनता है वो कुछ चीजों को लेकर बनता है, वो नाम है कुछ, जैसे नाम क्या है, विस्ट, दोआब, ठीक, वारी, दोआब, ठीक, रचना, दोआब, उसके बाद छाज, दोआब, उसके बाद है सिंध, दोआब। ये थोड़ा सा 5 दोआब है जो पूछे आते हैं किस किस नदी के बीच में है, सब पंजाब में है, ठीक है। तो पंजाब के 5 प्रकार के वो है मैदान है। देखिए अब मान लीजिए मेनलैंड पंजाब है, सपोज कर लेते हैं मेनलैंड पंजाब मान लेते हैं इसको, ठीक है, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए। अब मान लीजिए ये नदियां निकल रही हैं इसमें, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये 5 नदियां निकल रही हैं। अब समस्या ये है कि वो है तो मैदानी भाग, लेकिन मैदान बटा हुआ है, कुछ बट, ये बट गया, ये बट गया, ये बट गया और ये बट गया, ठीक, मैदानी भाग अलग अलग बटा हुआ है। 2 नदियों का दोआब, 2 नदियों का दोआब, 2 नदियों का दोआब, इस तरह से। ये तो मैंने एक अंडरस्टैंडिंग के लिए सीधा सीधा समझा दिया, वो ऐसे नहीं होता है। नदियों तो कुछ ऐसी होती है कि एक नदी ये रही, दूसरी नदी ये आ गई, ये यहाँ पे इसमें मिल गई, ये बीच का चित्र, ये दोआब बन गया, ये वाला, समझ पाए, है ना? क्योंकि ये जो 5 नदियां और सिंधु ये सारे मिलकर के मिठानकोट पाकिस्तान में जाकर के मिल जाते हैं और एकत्र होकर के सब सारे कहां गिरते हैं, अरब सागर में, है ना, पाकिस्तान की तरफ चले जाते हैं, अरब सागर में जाकर के गिर जाते हैं। चलिए, तो दोस्तों हमें ये नाम याद रखने के लिए चीजें समझनी पड़ेगी। चलिए कोशिश करते हैं। ये सबसे ऊपर इंडस नदी है, इंडस है, सिंधु जिसको बोलते हैं, उसके ठीक नीचे झेलम है, झेलम है, कोई दिक्कत है ना? चलिए, फिर चिनाब है, ठीक, उसके बाद रावी है, ठीक, उसके बाद व्यास है, ठीक, और नीचे से नीचे क्या है दोस्तों, सतलज, सतलज, ठीक है, कोई दिक्कत? अब दोस्तों होता ये है कि ये 5 दोआब बने, 1 2 3 4 5, ये इन 6 नदियों के मिश्रण से बने, तो इनका नाम भी इन्हीं 6 नदियों में छुपा हुआ है। अगर कायदे से आप याद करेंगे याद हो जाएगा, प्रश्न आएगा, गलत नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए झेलम का CH ले लो और चिनाब का C ले लो, तो इन दोनों को मिलाकर क्या बन जाएगा, छाज बन गया। चिनाब का C और झेलम का ज, छाज बन गया। चलिए, छाज हो गया, कहां से आया छाज? दिक्कत ये है बुकों में या राइटर्स ने यहाँ पे जहाँ पढ़ाते हैं उन्होंने क्या किया, डायरेक्ट इसको लिखवा दिया, अब लिख दिया भाई छाज को क्रम में लेकर के बोल दिया कि ये झेलम और प्लस चिनाब के बीच का क्षेत्र है, क्रम में नहीं पढ़ा, केवल इतना लिखा है, ठीक, क्रम में पढ़ लेते दिक्कत नहीं आती, ठीक है। पूरा खेल क्रम का है दोस्तों, बिना क्रम के चीजें याद नहीं होती। अब देखो छाज बन गया, झेलम और चिनाब से मिलकर के छाज बना, क्या बन गया दोस्तों, छाज बन गया। अब याद रहेगा ऐसे, छाज दोआब, ठीक। अब इसके नीचे आ जाओ, जो चिनाब और रावी, ये नदियां पढ़ेंगे तो आप जानेंगे किस तरह से नदियां हैं, ठीक है। तो यहां से आर ले लो, यहां से इसका C ले लो, तो क्या बनेगा, रचना, रचना बना, क्योंकि ये कैसे चल रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ बोलता है। यहाँ छाज था तो यहाँ C से शुरू करा उसने, जा की तरफ, रचना है तो R से शुरू करा ऊपर की तरफ, तो क्या बन गया दोस्तों, रचना, रचना दोहा, ठीक है, रचना हो गया, ज हो गया, ठीक है। अब आ जाओ व्यास का V और रावी का R, व्यास का V और रावी का R, इन दोनों शब्दों से मिलकर उसने क्या बना दिया दोस्तों, वारी, वारी दोहा, कोई दिक्कत? नीचे से ऊपर चलेगा, वारी, VARI, वारी, है ना, आर पे खत्म, वारी। अब आ जाओ सतलज, बारी हो गया दोस्तों, ठीक है, सतलज, सतलज और व्यास मिलकर क्या बनाते हैं, वीस्ट, वीस्ट दोहा। मुझे लगता है आप कभी भूल पाएंगे इन सब चीजों को, ठीक है। और ये दोनों तो होते ही इंडस झेलम दोहा के नाम से जाना जाता है, सिंध झेलम
अभी दो क्षेत्र आपको भी नहीं भूलेंगे, चीजों को हम भी जान लिए। ठीक है, हमने इस तरह से मैदानी भाग को संपूर्णता के साथ में आपके साथ पढ़ लिया है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, यहां से प्रश्न आप गलत नहीं करेंगे। हाँ, आप कहेंगे सर मैदान क्षेत्र पढ़ लिया फिर भी प्रश्न हमसे हल नहीं हो रहा है, तो भैया मैदान के साथ साथ आगे नदियों की पूरी जानकारी और प्लस जिले और प्लस राज्यों की जानकारी तो होनी चाहिए। वो चीजों को मिश्रण करिए आगे जाकर और चीजों का डायमेंशन बढ़ाइए, आपका डायमेंशन बढ़ेगा, चीजें आप जानेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।